हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पूरे बुक से। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आता है 7 नंबर वाले, उन्हीं के बारे में देखेंगे। बिल्कुल हमने बारीकी से स्टडी करके 15 क्वेश्चन को लिखे हैं। यदि आप क्लास 12th में हो तो ये 15 क्वेश्चन ज़रूर आपको देखना चाहिए, जिसका हम पहले कुछ ऊपर से ही दिखा देते हैं कि ये है क्वेश्चंस, ये है एम्पियर का नियम। उसके बाद में कुछ ऐसे आपको मिलेगा, लेकिन हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं केवल 15 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण 15 डेरिवेशन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग का आता है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन जो है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर आना चाहिए, चाहे आप 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, 6 बार लिखो, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो 15 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये सबके सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इसमें से आपको ज़रूर से ज़रूर 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 4 में से आप लोगों को 2 करना होता है। और ये जो होता है अति लघु में भी, लघु में भी आ जाता है। तो ये आपका लघु भी तैयार हो जाएगा और उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार होगा जो 7 नंबर का है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन है, इसको ये समझ लीजिए कि आपको अभी से रटना है, अभी से इसको समझना है कि क्या है। और इन सब का आपको वीडियो इस चैनल पर बिल्कुल बेहतर तरीके से मिल जाएगा और बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यदि आप पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा और आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कुछ गलत लगे तो कमेंट जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत स्थितिकी में गैस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए, जब ये क्वेश्चन आता है तो इसमें हमको 2 चीज़ें बताना होता है। पहले विद्युत स्थितिकी में गैस का प्रमेय क्या होता है, उसका परिभाषा लिखेंगे और गैस की प्रमेय को बताएंगे। फिर उसके बाद में व्यंजक हमको प्राप्त करना होता है और दोनों हमको मतलब एक साथ में लिखना होता है, तभी ये आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अन्यथा पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको दोनों प्रमेय को भी लिखना है और उसका व्यंजक भी प्राप्त करना है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाहन वेग से आप क्या समझते हैं तथा इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत से ओम का के नियम का निगमन कीजिए। देखिए, सबसे पहले तुमको बताना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाहन वेग या अनुगमन वेग जो होता है उसे आप परिभाषित कीजिए, उससे आप क्या समझते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत से, मतलब जो ये अनुगमन वेग का सिद्धांत है उससे ओम के नियम का निगमन करना है कि नहीं, ओम के नियम को आपको बताना है। इसके बाद में हम लोग का क्वेश्चन नंबर आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों का उल्लेख कीजिए। यानी कि विद्युत परिपथ के लिए हमको किरचॉफ का नियम यहाँ पर लिखना है कि किरचॉफ का नियम क्या है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो लिखा दोनों नियमों का उल्लेख कीजिए। ये आपको क्वेश्चन जितना मैं लिखवा रहा हूँ एग्जैक्ट इसी तरीके से आता है, बिल्कुल कुछ यहाँ पर बदलाव नहीं है। इसी तरह से जब भी क्वेश्चन पूछा गया है सेम टू सेम इसी तरह से पूछा गया है, कोई बदलाव नहीं है। तो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से आएगा क्वेश्चन। उल्लेख कीजिए तथा उसी की सहायता से व्हाइट स्टेन सेतु का तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि उसी के सहायता से आपको व्हाइट स्टेन सेतु को बनाना। देखिए, आपको ये दीर्घ उत्तरीय में मिलेगा तो आपको दोनों लिखना रहेगा, क्योंकि ये 7 नंबर का आता है, जब भी आता है 7 नंबर 6 नंबर का। और यदि आता है ये लघु उत्तरीय में तो आपको आधा आधा आ जाएगा। व्हाइट स्टेन सेतु को समझाइए, इधर किरचॉफ को नियम को समझाइए। ठीक है, तो आपको दोनों तैयार करके रखना होगा। एक तैयार करोगे 2 आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये जितने क्वेश्चन हैं इसको आप लिख लीजिएगा और इसके आंसर को भी अलग एक कॉपी बना के लिखिएगा। ठीक है,
इसके बाद में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बायो-सेवर्ट के नियम को समझाइए तथा उसी की सहायता से एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सबसे पहली बात, आपको फुल नंबर लेना है तो बायो-सेवर्ट के नियम को समझाना है, जो बायो-सेवर्ट का नियम था, और उसके सहायता से एक वृत्ताकार धारावाही लूप की कुंडली पर, वृत्ताकार धारावाही जो कुंडली है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं, बिल्कुल बायो-सेवर्ट का नियम भी ईजी है और ये भी ईजी है, और इसका वीडियो आपको बिल्कुल फुल डिटेल इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं हो तो चैनल पर आप जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर बिल्कुल आपको वृत्त दिखा के किस तरह से कार्य करता है, कैसे यहाँ पर आता है, सब बताया गया है बिल्कुल डिटेल में, आप जाके उसको देख सकते हो। और फिर मैं एक बार बताना चाहता हूँ, यदि आप अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाने वाला है। और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपको गलतियाँ लगे, जो भी आपको लगे कि हाँ ये सही नहीं हुआ है इसमें, तो उसे आपको कमेंट करना होगा कि हाँ सर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। हमारे हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट था हमने पूरे बुक का इसमें ज़रूर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है 7वां, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक तथा नमन कोण में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक एक बताना है और ऊर्ध्वाधर घटक बताना है, और नमन कोण जो होता है उसके बीच में संबंध। ये देखिए आपको बिल्कुल डिटेल में वीडियो में बताया गया है, आप उसको भी वीडियो नीचे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा एकदम। देखो जो भी आपको इस चैनल के ऊपर वीडियो मिलेगा, देखिए कोई लेकिन वाला काम नहीं, पूरा फुल डिटेल में बताया जाता है। जो भी आप चाहे परिमित लंबाई के कार्ड, चाहे केंद्र पर, चाहे अक्ष पर, कहीं भी आपको देखना हो, आपको बिल्कुल बारीकी से बताया जाएगा और कभी भी कठिन नहीं लगेगा। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यानी कि परस्पर अगर दो संपर्क में रखे दो पतले लेंस हैं तो उसके संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र बताइए। और ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सेकेंड बुक से है हालांकि, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग पूरे बुक का देख रहे हैं ना कि पूरे बुक में कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये वाला भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। बिल्कुल बारीकी से इसको पढ़ना है कि पतले लेंस के कारण क्या होता है। अभी हो सकता है कि आपके स्कूल में यहाँ तक सिलेबस ना पहुँचा हो, और यदि पहुँच गया है तो आप ज़रूर इसे तैयार कर लीजिए बिल्कुल बारीकी से, क्योंकि ये ज़रूर आने का चांस इस बार है, ठीक है। उसके बाद में आता है 9वां क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण के लिए यू बी और एफ में संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी कि यू बी एफ में हमको संबंध बताना है कि जो प्रतिबिंब होता है और जो उसकी वस्तु होता है और फोकस दूरी होता है उसके बीच में संबंध। ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मैं इसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। तो इसको भी आपको देखना होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है और किस तरह से लगाया गया है, सबका आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी परावर्तक दूरदर्शी का किरण आरेख खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना बताइए। यानी कि हमको क्या करना है कि परावर्तक दूरदर्शी को लेना है, यानी कि जो दूरदर्शी होता है उसको हमको लेना है, और दूरदर्शी के किरण आरेख खींचकर उसे प्रतिबिंब का बनना समझाना है। ये भी थोड़ा सा देखने में टफ लगता है बच्चों को, लेकिन टफ है नहीं, जब आप उसको सही से स्टडी करोगे, पढ़ोगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और इसका भी डिटेल आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। आपको परेशान कहीं होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। यानी कि हाइगेंस का हमको द्वितीय तरंग सिद्धांत को समझाना है, और उसके बाद में तरंगों के परिवर्तन की व्याख्या हमको करनी है कि तरंग में परिवर्तन की व्याख्या क्या है, ठीक है, हाइगेंस का। देखिए हाइगेंस के 2-3 चीज़ें आपको इस मतलब क्लास 12 में मिलेंगी, उसमें से एक तो आएगा, ज़रूर आएगा, चाहे जो हो जाए इस बार, क्योंकि कई सारे आपके बुक में कट चुके हैं जो क्वेश्चन थे, तो ये वाला इस बार आने के चांस थोड़ा ज़्यादा है, तो आप इस पर ज़्यादा गौर कीजिएगा।
उसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की तीनों परिकल्पनाएं लिखिए एवं समझाइए, साथ ही ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर के तीनों परिकल्पना यानी कि जो बोर ने तीनों परिकल्पनाएं बताई थी उसके बारे में हमको लिखना है, समझाना है, और उसके साथ ही साथ जो हाइड्रोजन का ऊर्जा स्तर है उसको भी आपको किरण आरेख बनाना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। आप एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद में हम लोग का क्वेश्चन नंबर आता है 13, पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टाकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर कार्य विधि समझाइए। देखिए, ये जो है पीएन संधि, ये आपका लास्ट चैप्टर में बिल्कुल है। पीएन संधि डायोड, देखो यहाँ पर दो चीज तरह से पूछ सकता है, पीएनपी संधि या फिर एनपीएन संधि डायोड पूछ सकता है, या फिर ये, मतलब इनमें से एक आने का चांस होता है, लेकिन और सभी की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। लेकिन ये इस चैप्टर से चाहे लघु में आए चाहे उसके बाद में दीर्घ में जरूर आएगा। तो पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर हमको समझाना है, और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला था इसलिए हमने यही लिखा है। तो उसके बाद में हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन आता है, किसी प्रकाशिक माध्यम के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा तथा सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी कि प्रकाशिक माध्यम के लिए हमको वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में बताना है, उसकी परिभाषा और सूत्र बताना है। ये बिल्कुल ईजी है, आप इसको भी आराम से तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद में हम लोग का आता है क्वेश्चन नंबर 15, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए, दो समांतर धारावाही मतलब दो वायर जा रही हैं, समांतर धारावाही चालक जा रही हैं, उस पर लगने वाले बल के सूत्र हमको स्थापित करना है, और ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग इसके अगले वीडियो में हम लोग कुछ साइक्लोट्रॉन कैसा होता है बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे, और उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, और इससे रिलेटेड कुछ, ये देखिए देखने में थोड़ा सा टफ ये लग रहा है लेकिन जब मैं बताऊंगा बिल्कुल इजी हो जाएगा, और आपको इसको बोर्ड के ऊपर ही बताएंगे। ये देखिए बोर्ड पर कुछ चीज़ें बताई भी गई है, देख लीजिए, है ना। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर का नियम, एम्पियर के नियम के बारे में पढ़ेंगे, एम्पियर का क्या नियम है, एम्पियर के नियम कैसे कार्य करती है उसके बारे में, और फिर हम लोग एम्पियर के नियम की उत्पत्ति भी करेंगे कि एम्पियर के नियम की उत्पत्ति कैसे हुई है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए। और यदि आपको कहीं पर लग रहा है कि सर इस पर आपको बनाना चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और बताइए, और आपको सभी चीज़ें के डिटेल बिल्कुल आप इस चैनल के माध्यम से पा सकते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।